चंबल के बीहड़ों में बंदूकों के साए में सियासी सपने पलने की कहानी आपने बहुत सुनी होगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चंबल के खूंखार डकैत से जुड़ी वो कहानी जिसमें वो आधी रात को राजधानी पटना पहुंच गया। उसने एक बड़े नेता का दरवाजा खटखटाया। डकैत को सामने देखकर सियासत के सार्थक सारथी भी चौंक गए। नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। कहते हैं कि राजनीति का रास्ता मौका परस्ती से होकर गुजरता है। वक्त के हिसाब से किसी के लिए भी दरवाजे खुल जाते हैं। नैतिकता और सरोकार की बात राजनीति से बहुत पहले दूर हो गई। राजनीति ने अपने गुलदस्ते में बीहड़ों के बदनाम फूलों से लेकर बाहुबलियों और रंगदारों तक को समेटा। सभी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा किया। संसद की पवित्र सीढ़ियों पर राजनीति के रास्ते कुछ ऐसे लोग भी पहुंचे जो कभी दुर्दांत और हत्यारों में गिने जाते थे। फूलन देवी से लेकर माधो सिंह जैसे डकैतों के राजनीतिक संबंधों की चर्चा होती है। फूलन देवी बाकायदा बीहड़ों से निकलकर संसद तक पहुंची। बीहड़ों की बदनाम और दहशत भरी दुनिया में राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पौध हमेशा से पैदा लेती रही है। समय रहते कुछ पौधे सूख जाते हैं, कई पौधे समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं। हम जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं ये 1970 के दशक की कहानी है, जब चंबल के बीहड़ों में बंदूकें गरजती थी। उसी दौरान जेपी जयप्रकाश नारायण देश के एक सर्वमान्य चेहरे थे। डकैतों की नजर में जेपी की लोकप्रियता छुपी नहीं थी। डकैतों को लगता था कि उनकी आवाज कोई एक शख्स सुन सकता है तो वो सिर्फ लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। तारीख 1 अक्टूबर 1971 की थी। अचानक एक लंबा चौड़ा कद काठी का शख्स जेपी के कदम कुआं स्थित जेपी के सचिव सचिदा बाबू के निवास पर आकर आग्रह करने लगता है। वो शख्स कहता है कि मेरा नाम राम सिंह है, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, जंगल का ठेकेदार हूँ, जयप्रकाश जी से मिलना चाहता हूँ। जेपी के सचिव सचिदा बाबू आगंतुक से पूछते हैं कि आप जेपी से क्यों मिलना चाहते हैं। उसके बाद राम सिंह की ओर से जवाब आता है कि मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। उसके बाद उसे जवाब दूसरी तरफ से मिलता है कि आप कल जेपी निवास आइए। उसके अगले दिन राम सिंह जेपी के निवास महिला चरखा समिति पहुंचता है। जेपी के सचिव सचिदा बाबू उसका परिचय जेपी से करवाते हैं। वे कहते हैं कि ये राम सिंह हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राम सिंह से जेपी पूछते हैं, कहिए क्या काम है। राम सिंह की ओर से जवाब मिलता है कि मैं चंबल घाटी के जंगल का ठेकेदार हूँ, वहां के डाकुओं की तरफ से आपके नाम एक संदेश लेकर आया हूँ। जेपी ने पूछा कि क्या संदेश है। उसके बाद राम सिंह ने कहा कि चंबल के बागी आपके सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। जेपी अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और कहते हैं कि आप इसके लिए विनोबा जी के पास जाइए। उसके बाद राम सिंह अपनी बात पर अड़ जाते हैं। राम सिंह जेपी से कहते हैं कि बाबूजी मेरी बात तो सुन लीजिए, इस बार 10-12 नहीं बल्कि उधर के सभी बागी आत्मसमर्पण कर देंगे। इस बात से जेपी थोड़ा घबरा जाते हैं। वो दोबारा कहते हैं कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकूंगा, आप विनोबा जी के पास जाइए। राम सिंह बताता है कि बाबूजी हम लोगों ने विनोबा जी से मुलाकात की थी, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। अचानक राम सिंह का तेवर बदल जाता है। वो जेपी के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि बाबूजी मैं खुद ही माधो सिंह हूँ। जिस नाटकीय ढंग से राम सिंह ठेकेदार माधो सिंह डाकू के रूप में प्रकट हो जाता है, जेपी और उनके सचिव स्तब्ध रह जाते हैं। उसके बाद जेपी कहते हैं कि आपके ऊपर 1.5 लाख का इनाम है, फिर भी आपने मेरे पास आने का खतरा क्यों उठाया।
डकैत माधो सिंह कहते हैं कि बाबूजी, आपके पास इसलिए आया हूं क्योंकि हम लोगों को आप पर पूरा विश्वास है। उसके बाद जेपी को महसूस होता है कि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ पड़ा है। जेपी आखिरकार ये काम स्वीकार कर लेते हैं। उसके तुरंत बाद माधो सिंह जेपी के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। माधो सिंह को लेकर जेपी चिंतित हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर माधो सिंह को वो पुलिस से कैसे बचा कर रखें। जब तक राज्य और केंद्र सरकार से इस संबंध में उनकी पक्की बातचीत न हो जाए, तब तक माधो सिंह को छुपा कर रखना जेपी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। माधो सिंह जेपी के संरक्षण में है, ये बात उनकी पत्नी प्रभावती और सचिव सचिता बाबू के अलावा किसी को पता नहीं चलती है। माधो सिंह को राम सिंह के नाम से कुछ दिन पटना के कुर्जी अस्पताल में रोगी के रूप में रख दिया जाता है। बाद में शोखो देवरा आश्रम में माधो सिंह को छुपा कर रखने की व्यवस्था की जाती है। माधो सिंह की व्यवस्था करने के बाद एक दिन जेपी उनसे पूछते हैं। जेपी कहते हैं कि विनोबा जी बहुत बड़े संत हैं, मैं एक अदना सा आदमी हूँ, एक सेवक हूँ। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी तभी उठा सकूंगा जब आप मुझे सही जानकारी देंगे। आपकी क्या मांग है और क्या अपेक्षाएं हैं। चंबल और बीहड़ों में जिस डकैत की बंदूकें गूंजती थी, जिसके दहशत से लोग थर थर कांपते थे, वो माधो सिंह जेपी के सामने पहली बार खुलकर अपनी बात रखते हैं। माधो सिंह कहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि आत्मसमर्पण करने वाले बागियों को सजा चाहे जितनी लंबी दी जाए, फांसी की सजा किसी को न दी जाए। जब तक हम जेल में रहें, हमारे बाल बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की ओर से उठाई जाए। जेपी ने माधो सिंह के इस शर्त को वाजिब शर्त बताया। उसके बाद जेपी एक्शन में आए। उन्होंने केंद्र सरकार के गृह मंत्री और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया। सभी की ओर से जवाब सकारात्मक मिलने के बाद उन्होंने चंबल घाटी में जाकर शांति मिशन की स्थापना करने की बात सोची। जेपी डाकुओं के आत्मसमर्पण को लेकर काफी एक्टिव हो गए और उनकी शर्तें जेपी मान गए थे। बाद में बागियों से संपर्क किया गया। इस काम में जेपी को स्थानीय पुलिस कदम कदम पर सहयोग कर रही थी। इस शांति क्षेत्र में बागियों से मिलने जुलने और उन्हें समझाने के लिए शांति मिशन को काफी सुविधा दी गई। दोस्तों, इसी तरह की रोचक वीडियो और जानकारी के लिए आप लगातार एनबीटी ऑनलाइन देखते रहें और एनबीटी बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।